आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जल्दी से जाइए। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? प, फ, ड, ड़, ग, घ, जा या फिर झ। तो यहाँ पर बात हो रही है मूर्धन्य व्यंजन की। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि टा हो गया, टा, ठा, डा, ढा ढक्कन, र, डा, अवड़ा खाली। ये आपके होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो डा और डा से ढक्कन ये आपका मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। मान लीजिए अगर ऑप्शन में टा दिया जाए, ठा दिया जाए, रा, डा, अड़ा खाली दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं क्योंकि ये सभी जो हैं ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो प्रदुमन कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है? देखिए प्रदुमन को लिखने का तरीका ये रहा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो निसंदेह, तो निसंदेह कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों निसंदेह लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। निसंदेह अगर आप लोग लिखते हैं तो इसकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए सभी क्लासेस की जो भी पीडीएफ रहती हैं सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर कोई बंदा अगर आपको 4000 से 3 से 4000 से प्रश्नों की अगर कोई पीडीएफ आपको देता है तो वो आपसे 300 से 350 रुपये, 300 से 350 रुपये आपसे वसूल करता है, तब जाकर आपको पीडीएफ मिलती है। और ऐसा करते हुए हमें लगभग 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं। फ्री में मैं आपको पीडीएफ देता हूं और एक पीडीएफ में स्टार्टिंग में मैं आपको 100 क्वेश्चन देता रहा था। अब हिंदी के 50 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन मैं आपको डेली दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से लगभग मैं आपको 4000 प्रश्नों की पीडीएफ जो है मैं पहले ही मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और अभी तक मैंने आप लोगों से एक पैसा नहीं लिया है। ये मान लीजिए मैं सिर्फ आपके प्यार का भूखा हूँ, इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूँ, बाकी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट कीजिए। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार? तो ये जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर टी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और पांचवा प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है? डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा, लड़का सोता है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। लड़का सोता है ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिस क्रिया का व्यापार और फलकर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, मैंने आम खाया है वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, आसन्न भूत का, सामान्य भूत का। मैंने आम खाया है वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है यानी कि अभी आम खाया है, मैंने आम खाया है, लेकिन आपने देखा नहीं है कि आपने आम खाया है, तो उसने आम खा लिया है, तो यानी कि आपके जानने से पहले उसने आम खा लिया है, तो इसमें हो जाएगा आसन्न भूतकाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
7वां प्रश्न देखिएगा, शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वी, जैसे कि वी है, वी ये स्टार्टिंग का शब्द है, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में अनग का विलोम शब्द क्या होता है। निरग, निष्पाप, कृति, अगी। अनग का विलोम शब्द क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों अनग का विलोम शब्द होता है अगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। अर्जित, विसर्जित, सृजित, अनुपार्जित। उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा। विलोम शब्द भी कह सकते हैं तो उपार्जित का विपरीत अर्थक शब्द भी कह सकते हैं, तो उपार्जित का अनुपार्जित कहेंगे। विलोम शब्द से इसका क्या होगा, अनुपार्जित। शब्दों की सिर्फ इसमें वो कर दिया जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो एग्जाम में शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे विरुद्धार्थी इसमें बताया गया है तो आपको पहचानना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न को कंफ्यूज में डाल देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अनुपार्जित यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 10वां, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मोद, हर्ष, अचल, प्रमोद, तनुज, आमोद, शाल, उल्लास। मोद, हर्ष जो है ना ये आनंद का उचित पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। उल्टी दिशा, वैदिक, कानूनी या ज्ञात। तो विधिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विधिक का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों कानूनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब जैसे कि पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द हुए, मुहावरे हुए, लोक तृतीयां हुई, तो इसके लिए ना कोई परिभाषा होती है ना कोई नियम होता है, सिर्फ समझने का फेर होता है और प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रतारक ये किसका पर्यायवाची शब्द है। ठग का, टेक का, टीका का या डर का। तो प्रतारक जो है ना ये ठग का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि श्रुति सम भिन्न अर्थ वाला शब्द पहचानिए। आकृति धाम, प्राप्ति ज्वाला, खजाना शरीर, भंडार शरीर। आकृति धाम ये भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 14वां प्रश्न देखेगा, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिवर्चनीय। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अनिवर्चनीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे, वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द को क्या कहते हैं। नैतिक, उत्तराधिकारी, अपमार्जित या अग्रज। जो शुद्ध ना किया गया उसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जो शुद्ध ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अपमार्जित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ब्रह्म ऋषि में प्रयुक्त समास क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया एग्जाम में कि ब्रह्म ऋषि में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, समास नहीं संधि पूछा जा रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ब्रह्म ऋषि में अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सी संधि होगी, कौन सी प्रयुक्त संधि होगी, तो ब्रह्म ऋषि में प्रयुक्त संधि होगी गुण संधि। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद होता है ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म ऋषि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, गुण संधि हो जाएगी। और इसकी अगर आपसे संधि आपसे पूछी जाए कि संधि क्या होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी संधि हो जाएगी गुण संधि।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सबसे पहले आप गवीस की संधि कर लीजिए। गवीस की संधि क्या होती है? गवीस की संधि होती है गो धन ईस, ठीक है, गो धन ईस। तो इस हिसाब से इसको तो मान लिया जाएगा ओ, और इसको मान लिया जाएगा बड़ी ई। तो ओ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? ओ प्लस बड़ी ई मिलकर बना अब, और अब किस में आता है? अयादि स्वर संधि में। तो गवीस में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अयादि संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुप्रिय, अव्ययभाव, द्वंद्व या द्विगु? प्रश्न को करने के ट्रिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन समझने का फेर होता है। तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब देखिए, जैसे कि यथा, अनु, प्रति, ये ट्रिक मैंने आपको कल भी बताई थी और डेली मैं आपको ये ट्रिक बताता रहता हूँ ताकि आप भूलें ना पेपर में। उद, हर, जैसे कोई वाक्य आ गया, यथोचित, यथोचित, तो यथा लगा है तो इसमें भी अव्ययभाव समास हो जाएगा। अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, ये सभी शब्द मैंने आपको बताया, ये सभी शब्द जो हैं ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? अपादान, संप्रदान, संपन्न या अधिकरण? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध, का के की अधिकरण, मैं संबंध का के की। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आशातीत में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? आशातीत यानी कि आशा का तीत, या आशा में तीत, या आशा से तीत। तो आशा से तीत होगा, तो इसमें प्रयुक्त तत्पुरुष समास कौन सा होगा? अपादान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, आशा से तीत, न कि आशा का तीत होगा, आशा से तीत होगा, क्योंकि आशा से ही तीत बनता है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। अच्छा, अगर आपसे कारक के भेद पूछ लिए जाएं कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये एक पहली ट्रिक ये, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब जैसे कि आशातीत है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आशातीत में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, तो आशा अलग है, तीत अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? आशातीत। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? तो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। सो गाइस, 21वां प्रश्न, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, पुनरुक्त या यमक? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम कहें, जब एक शब्द 2 या अधिक बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कबीरा सोई पीर है, ना जाने पर पीर। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 शब्द जो है एक शब्द का प्रयोग जो है वो 2 बार से अधिक बार किया जा रहा है और दोनों बार उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? झगड़ा कर लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना। छक्का पंजा करना। थोड़े से क्वेश्चन मैंने जो है हार्ड लिए हैं, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन कराइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। तो राइट आंसर की बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। निर्देश प्रश्न संख्या 23 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सटीक उत्तर दीजिए। तो जब भी प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, गद्यांश को पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिए।
गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने से है। साहित्य किसी अंश को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का धैर्य सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उससे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे हैं तो वे भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुकरण के मात्र हैं। अब यहाँ पे गद्यांश का पहला प्रश्न देखेगा। लगभग गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। भारतीय नाटकों में दिखाया गया क्या है? केवल सुख, केवल दुख, सुख दुख का प्रभाव, सुख दुख का प्रबल प्रतिघात, सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24वां प्रश्न क्या है कि भारतीयों को सदा से धैर्य रहा है। किस चीज का धैर्य रहा है? जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नत बनाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएंगे। सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया। दुखांत में, दुख सुखांत में, त्रासदी में या आनंद में? आनंद में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। इसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया? शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक किस लिए पढ़वाई? प्रेरणा के लिए, कि उसे ज्ञान हो, उसे प्रेरणा हो। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए ना कोई नियम होता है ना कोई परिभाषा होती है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और आंसर ऐसे निकल आता है। तो राइट आंसर की बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न दिखेगा। 27वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कलेजा मुंह को आना, काम आना, संतुष्ट होना, प्रिय बनना, बहुत परेशान होना। कलेजा मुंह को आना, इसे आप क्या कहेंगे? तो कलेजा मुंह को आना यानी कि बहुत परेशान होना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 28वें प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। खून खौलना। तो खून खौलना इसका मुहावरा क्या होगा? व्यय करना, तैयार होना, भयभीत होना या गुस्सा होना। खून खौलना यानी कि गुस्सा होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए, मुहावरे के लिए कोई ट्रिक नहीं होगी जो मैं आपको बताऊं घंटन भर। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। संबंध बोधक अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, विस्मादि बोधक अव्यय होगा या क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो इसमें विद्या के बिना यानी विद्या और मनुष्य का जो संबंध है, संबंध दिखाया जा रहा है कि अगर विद्या अगर मनुष्य को ना मिली तो वो एक समान पशु के समान है। तो इसमें संबंध दिखा रहा जाए विद्या और मनुष्य का। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय इसमें हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अब जैसे कि कपटी दिया है, कपटी का विलोम शब्द क्या होता है? कुख्यात, निष्कपट, स्थिर या पक्का। कपटी का विलोम शब्द क्या होता है? तो कपटी का विलोम शब्द होता है निष्कपट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। 31वां प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। दीपक समाचार देख रहा है। वृद्ध है,
निश्चार्थ, शक्यार्थ, संदेहार्थ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइप करने में दोपक हो गया है, ये दीपक होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा निश्चार्थ। दीपक समाचार देख रहा है, निश्चिंत होकर समाचार देख रहा है दीपक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे 32वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बूढ़ा, फैलाव, प्रयोग, परिष्कार। बूढ़ा ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां प्रश्न देखेगा। 33वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। 34वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। दुख का क्या होगा? विषाद, शोक, क्षोभ या दर्शन। क्षोभ, क्षोभ सबसे अलग शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ये विकल्प बिल्कुल गलत होगा। 35वां प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। जो तुम्हारे पड़ोसी हैं वे इस समय तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? संदेहवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य? वे तुम्हारे पड़ोसी, यानी कि पड़ोसी का भी इसमें दिखाया जा रहा है और सहायता को भी दिखाया जा रहा है, वे एकमात्र व्यक्ति हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखेगा। 36वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। अब यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से महल ही संभव है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोक तृतीय का सही अर्थ वाला विकल्प है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। इसका मुहावरा क्या होगा? झूठा, ढोंग रचना, मूर्ख सब जगह मिलते हैं, एकनिष्ठ होकर काम करना, सम्मान ना होना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, झूठा, ढोंग रचना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 38वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण दोषों का विवेचन करने वालों को क्या कहते हैं? तो गुण दोषों का विवेचन करने वाले को हम कहते हैं आलोचक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 39वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब भूख बढ़ती ही जा रही है। प्रतिबोधक, आरंभबोधक, सप्तबोधक या पूर्णताबोधक? प्रकृतिबोधक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। क्योंकि अब भूख बढ़ती ही जा रही है ना, यानी भूख की जो प्रगति है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित सब प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। अद्वितीय कैसे लिखा जाता है? अद्वितीय को लिखने का तरीका क्या है? अद्वितीय, देखिए इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी अद्वितीय की, तो अद्वितीय कैसे लिखा जाता है? अद्वितीय को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो आप ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास या ये सभी? यम का पर्यायवाची शब्द, अब देखिए यम का पर्यायवाची शब्द सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है, किनास भी होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्रगतिशील का विलोम शब्द भाई क्या होता है? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रगतिशील का विलोम शब्द होता है अप्रगतिशील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। परस का तत्सम शब्द क्या होता है? सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। ऐसे शब्द
जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो परस को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? स्पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पर्श। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अन में कौन सा उपसर्ग है? अन, अनु, अति या अप? स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए। स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तो अन जो है ना, अन में अन जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। निधन भय। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निर्भय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी भाई, तो निर्भय में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधार, द्वंद्व, बहुप्रिय या अव्ययभाव? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। यानी कि पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। तो यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु को पीताम्बर की संज्ञा दी जा रही है, इसलिए यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी भगवान शिव, इसमें भी जो है बहुप्रिय समास होगा। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिन, यानी कि रावण, इसमें भी बहुप्रिय समास होगा। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी कि मेघनाथ, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें भी बहुप्रिय समास होगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए अव्ययभाव समास की पहचान करनी है। श्रद्धापूर्वक इसमें भी होगा, प्रतिवर्ष आजन्म, इन सभी में। तो इन सभी में जो है अव्ययभाव समास होगा। और अव्ययभाव समास को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, कैसे पहचान सकते हैं। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? दत्तचित, तच्चिता, ध्यानमग्न, एकनिष्ठ। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? इसको हम कहते हैं दत्तचित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 49वां क्वेश्चन देखेगा। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, यशपाल अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 99 के फेर में पढ़ना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ना यानी धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाइए। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।